मित्रों, आज पढ़ेंगे हम लोग हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आज का रहेगा अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर से एमसीक्यूज़ भी करेंगे ताकि हमारे मन में जो उलझने हैं वो सुलझ जाएं। तो पहली बात करेंगे अपभ्रंश की। तो अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा। वाग्भट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या कहा? ग्राम भाषा। दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आभिरादि की भाषा। दंडी ने अपभ्रंश को आभिरादि की भाषा कहा है। राजस्थानी को अपभ्रंश की बड़ी बेटी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा को अपभ्रंश की बड़ी बेटी कहा जाता है। प्राकृत अपभ्रंश में अपभ्रंश के 27 भेद बताए गए हैं, किंतु मुख्य रूप से केके, टक, ब्राह्मण, सौर सेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी ही माने गए हैं। प्राकृत भाषा में अपभ्रंश के कितने भेद बताए गए हैं? 27 भेद। किंतु मुख्य रूप से कौन कौन से अपभ्रंश के भेद हैं? केके, टक, ब्राह्मण, सौर सेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। हिंदी का विकास इनमें से 3 अपभ्रंशों से हुआ है। हिंदी का विकास 3 अपभ्रंशों से हुआ है। पहला अपभ्रंश है शौर सेनी अपभ्रंश, दूसरा है मागधी अपभ्रंश और तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। पहला है नागर, दूसरा है उपनागर, तीसरा है ब्राह्मण। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं, नागर, उपनागर और ब्राह्मण। अपभ्रंश की विशेषताएं क्या हैं? तो अपभ्रंश में ए औ नहीं मिलते हैं। ए नहीं, ए और औ नहीं मिलते हैं। उकार बहुला भाषा है, यानी इसमें उकार की मात्रा ज़्यादा लगती है। उस भाषा की बहुलता अपभ्रंश में पाई जाती है, जैसे मनु, कारनु, चलू। ट वर्ग प्रधान भाषा है। कहने का अर्थ है कि ट, ठ, ड, ढ, ण ये जो 5 आपके वर्ण हैं, ये इस वर्ग में आते हैं, ट वर्ग में, और ये प्रधान भाषा है अपभ्रंश की। ण बहुत अधिक आता है। ट वर्ग में ही ण आता है। पंचम वर्ण है ट वर्ग का। ण स्वर गुच्छों की संख्या ज़्यादा है। कहने का ये अर्थ हुआ कि एक साथ 2 स्वर लगाए जाते हैं, अ, आ, औ, अ, ई, आ, उ। अवहट की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी अपभ्रंश की बात की। तो अवहट का समय है 900 से लेकर 1100 ईस्वी तक। अपभ्रंश का परिवर्तित रूप ही अवहट हुआ। अपभ्रंश का परिवर्तित अर्थात बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? अवहट कहलाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया। ये इम्पोर्टेंट है आपका कि अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में किया है। बंशीधर ने अपने ग्रंथ प्राकृत पैंगलम की भाषा को अवहट माना है। तो बंशीधर ने अपने ग्रंथ प्राकृत पैंगलम की भाषा को क्या माना? अवहट। अब्दुल रहमान ने अपने संदेश रासक में और विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट कहा है। तो अब्दुल रहमान ने रचना की थी संदेश रासक की, और विद्यापाल ने रचना की थी कीर्तिलता की। इन दोनों ने अपनी अपनी भाषा को क्या कहा है? अवहट कहा है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की बीच की कड़ी कहा जाता है। अवहट किसके बीच की कड़ी है? अपभ्रंश की और पुरानी हिंदी की बीच की कड़ी है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद पुरानी हिंदी आती है, इसलिए बीच में ये रह गया, इसलिए दोनों के बीच की कड़ी है ये। गुलेरी जी व राहुल सांकृत्यायन। चंद्र शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है।
क्या कहना है इनका कि उत्तर अपभ्रंश ही क्या है, पुरानी हिंदी है। डॉक्टर भोलानाथ व्यास ने हिंदी के बीच की कड़ी कहा है। कहने का अर्थ है कि अवहट को डॉक्टर भोलानाथ ने हिंदी के बीच की कड़ी कहा है। शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा आ गया इसमें, यह अवहट के अंतर्गत। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है, प्राकृताभास हिंदी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अपभ्रंश का बढ़ाव कहा है। अवहट को अपभ्रंश का बढ़ाव किन्होंने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा की माँ कौन है, अपभ्रंश है। हिंदी भाषा की माँ अर्थात जन्म देने वाली कौन है, अपभ्रंश। अपभ्रंश की माँ कौन है, प्राकृत है, क्योंकि अपभ्रंश की माँ प्राकृत है, क्योंकि पहले आती है भाषा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। इसीलिए अपभ्रंश की माँ कौन हुई, पाली हुई। उसी तरीके से प्राकृत की माँ कौन हो गई, पाली हो गई, क्योंकि पाली पहले आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। पाली की माँ कौन हो गई, संस्कृत, क्योंकि पाली से पहले संस्कृत थी, इसीलिए पाली की माँ कौन हो गई, संस्कृत। अंततः संस्कृत को सभी भाषाओं की नानी कहा गया है, क्योंकि संस्कृत सबसे बड़ी है, आदि जननी भाषा है। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा कहा है। कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश को क्या कहा है, संधिकालीन भाषा। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने महाभाष्य में मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है, पतंजलि के महाभाष्य रचना में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसे विभ्रष्ट कहा गया है। अपभ्रंश को क्या कहा गया है, विभ्रष्ट कहा गया है। आगे पढ़ते हैं हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हम लोगों ने अभी पढ़ा अपभ्रंश और अवहट। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। पहले तो संस्कृत आई ना, फिर उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, फिर भारतीय भाषाएं आई हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। इनका सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर हार्नेले ने किया था 1880 में। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो किन्होंने किया था, डॉक्टर हार्नेले ने किया था। हार्नेले ने इन्हें 4 वर्गों में बांटा। किन्हें, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को हार्नेले ने कितनी भागों में बांटा है, 4 भागों में। कौन कौन सा है देखिए वो। पहला है पूर्वी गौड़ियन, दूसरा है पश्चिमी गौड़ियन, फिर है उत्तरी गौड़ियन और तीसरा चौथा है दक्षिणी गौड़ियन। तो पूर्वी गौड़ियन में कौन सी भाषाएं आती हैं, जो पूर्वी दिशा में बोली जाती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी, बंगला, असमी और उड़िया। तो ये पूर्वी गौड़ियन है, क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। आगे है पश्चिमी गौड़ियन। तो जो पश्चिम में भाषाएं बोली जाती हैं वो पश्चिमी गौड़ियन हो गई, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन कौन हो गया, जो उत्तरी प्रदेशों में बोली जाती है, जैसे गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन कौन हो गया, जो दक्षिण भाषा में बोली जाती है, मराठी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा है। तो हमने अभी पढ़ा हार्नेले के बारे में कि इन्होंने 4 वर्गों में बांटा है आर्य भाषाओं को, हिंदी आर्य भाषाओं को। वही डॉक्टर ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय भाषा आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा। पहला है बाहरी उपभाषा, दूसरा है मध्य उपभाषा और तीसरा है भीतरी उपभाषा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने 5 भाग बताए हैं। किसके, भारतीय आर्य भाषाओं के 5 भाग किन्होंने बताए हैं, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भाग बताए हैं और वहीं डॉक्टर हार्नेले ने 4 भाग बताए हैं। तो पहला है उद्दिच्य, दूसरा प्रतीच्य, फिर मध्य देशीय, फिर प्राच्य, फिर दक्षिणात्य। तो ये 5 भाग हैं किन्होंने बताए हैं, सुनीति कुमार चटर्जी ने।
तो उदीच्य के अंदर कौन कौन आते हैं? सिंधी, लहंदा, पंजाबी। प्रतीच्य में राजस्थानी, गुजराती। मध्य में मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी। प्राच्य में कौन कौन आते हैं? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया और बांग्ला। दक्षिणात्य में कौन आते हैं? मराठी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण के सुधार कर राजस्थानी को प्रातीच्य वर्ग से हटाकर मध्य देशीय में रखा। जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राजस्थान जो है वो किस भाषा के अंतर्गत है? प्रातीच्य। तो इसको हटाकर उन्होंने इसे कहाँ डाल दिया? मध्य देशीय वर्ग में डाल दिया। किन्होंने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। साथ ही पूर्वी हिंदी और बिहारी को भी प्रातीच्य वर्ग में रखा। तो पूर्वी हिंदी कहाँ थी? देख लीजिए, पूर्वी हिंदी प्राच्य में और आपकी बिहारी हिंदी कहाँ थी? प्राच्य में। तो इसको हटाकर उन्होंने इसके कहाँ रख दिया? प्रतीच्य में रख दिया। किन्होंने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। उन्होंने सुधारा है सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकरण को। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो वर्गीकरण किया वह इस प्रकार है। तो भोलानाथ तिवारी ने भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा है। तो भोलानाथ तिवारी ने जो वर्गीकरण किया है वह इस प्रकार है। तो पहला जो अपभ्रंश है वो है शौरसेनी, दूसरा है मागधी, तीसरी है अर्धमागधी और चौथी महाराष्ट्री, पांचवी ब्राह्मण। तो ये अपभ्रंश के नाम हो गए और बगल में आपके हो गए आधुनिक भाषाएं। तो 5 वर्गों में भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक हिंदी भाषा को बांटा है। तो शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं कौन सी भाषाएं? पश्चिमी हिंदी जो पश्चिम में बोली जाती हैं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी। मागधी अपभ्रंश में कौन आती हैं? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। वहीं अर्धमागधी में जो पूर्वी हिंदी आती हैं भाषाएं उसको रखा गया है। और महाराष्ट्री में मराठी को रखा गया है। ब्राह्मण में किसे रखा गया है? पैशाची को, सिंधी को, लहंदा को और पंजाबी को। तो ध्यान रखेंगे इसको आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा में इससे ज़रूर प्रश्न आएगा आपका एक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा आपका। तो हम लोगों ने MCQ कर लिया, हम लोगों ने थ्योरी कर लिया। अब हम लोग आते हैं MCQs पर। तो आप लोग भी कलम कॉपी लेकर बैठ जाएं ताकि आप देख सकें कि आप कितना सही बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही नहीं बनाते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं होगा थ्योरी का। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न है आपका अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं से पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? बताइए आप लोग। तो पहला ऑप्शन है आपका पाली, फिर है प्राकृत, दूसरा है अपभ्रंश और हिंदी। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, क्योंकि पहले पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, फिर हिंदी आती है। तो हिंदी आपकी अंत में आई और हिंदी के पहले क्या आई? अपभ्रंश आई। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा की इतिहास आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है? यानी कौन सी वो भाषा है जिसके इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है? तो पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अंग्रेज़ी और चौथा है उर्दू। तो वो है आपका दूसरा हिंदी। तीसरा प्रश्न है, कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका हिंदी, दूसरा है उर्दू और तीसरा है अवहट और चौथा है पाली। तो बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है पाली। क्यों सही है? क्योंकि संस्कृत भाषा को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका वैदिक, फिर लौकिक, उसके बाद पाली भाषा आई थी। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन हुई? पाली हो गई। हिंदी का सही विकास क्रम कौन सा हुआ बताइए इसमें?
तो पहला ऑप्शन है आपका संस्कृत, अवहट, प्राकृत, पाली, हिंदी। दूसरा प्राकृत, संस्कृत, पाली, अवहट, हिंदी। तीसरा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। चौथा है वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और संस्कृत और हिंदी। तो कॉमा नहीं लगा है, समझ जाएंगे आप। तो चौथा का होगा सही उत्तर आपका पाली। मैंने आपको बताया कि पहले पाली आई, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी आई है। आप सोच रहे हैं कि मैंने बताया है कि संस्कृत पहले आई है। ठीक है, संस्कृत आई है, लेकिन आप देखिए यहाँ संस्कृत के बाद सीधे अवहट आ गया, तो ये गलत हो गया, क्योंकि संस्कृत के बाद क्या आएगा, पाली आएगा। ये भी गलत हो रहा है आपका सेकेंड वाला, क्योंकि डायरेक्टली दे दिया है, प्राकृत दे दिया है। आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे, ये वैदिक संस्कृत है, तो ये गलत है आपका, क्योंकि वैदिक संस्कृत के बाद आपका पाली दिया है, ठीक है, फिर प्राकृत दिया, ये भी ठीक है, लेकिन बीच में दे दिया संस्कृत। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया आपका। संस्कृत तो पहले है ना, संस्कृत। तो आपका ये ग ऑप्शन सही हुआ, पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी। अब हम लोग जानेंगे पांचवा प्रश्न का उत्तर कि हिंदी की आदि जननी कौन है, यानी हिंदी को जन्म देने वाली कौन सी भाषा है ना। ऐसा हम लोग नहीं पूछ रहे हैं कि हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, ये हमने नहीं कहा है। ये अलग तरह का प्रश्न है आपका, तो आप बताएंगे इसको। तो पहला ऑप्शन है पाली, फिर है प्राकृत, फिर है संस्कृत, फिर है अपभ्रंश। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है पाली। तो पाली आपका सॉरी पाली नहीं है। पाली इसलिए नहीं है कि पाली जो है वो हिंदी का विकास करने वाली आपकी गलत हो गया, ये ग आपका सही है। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत के बाद वहीं पाली आई, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर आपकी हिंदी आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न में। तो छठा प्रश्न है आपका कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो हमने पढ़ा था आपको अभी थ्योरी में, तो कौन है बताइए, भरत मुनि है या पतंजलि है या ज्योतिश्वर है या शुक्ल हैं। तो इसका उत्तर होगा पतंजलि। तो पतंजलि ने अपने महाभाष्य रचना में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ज्योतिश्वर ठाकुर ने भी किया था वर्ण रत्नाकर में, ठीक है ना, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग नहीं वहाँ लिखा गया था, वहाँ अलग कुछ लिखा गया था। आप थ्योरी देख लें वहाँ। मैथिली का विकास किससे हुआ, किस अपभ्रंश से हुआ है। तो मैथिली आपकी जो है, आपको पता होना चाहिए कि बिहारी भाषा है ये, यानी मगध की भाषा है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, अर्धमागधी होगा नहीं। ठीक है, हिंदी अपभ्रंश भी नहीं होगा, सौर श्रेणी भी नहीं होगा। इसका उत्तर सही होगा मागधी अपभ्रंश। भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये सब आपका कहाँ चला गया, मागधी अपभ्रंश में चला गया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है, अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा भी था, जस्ट आपका टॉपिक था हमारा, मतलब ये आपका थ्योरी में। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है बताइए। अशुद्ध भाषा कहा है, या विरादी की भाषा कहा है, या ग्राम भाषा कहा है, या भी भ्रष्ट भाषा कहा है। तो प्रश्न संख्या का 1 का क्या हो जाएगा, अशुद्ध भाषा कहा है। स्वयंभू ने किस भाषा को देशी भाषा कहा है, बताना है आपको। 9 क्वेश्चन का आंसर। तो स्वयंभू ने किस भाषा को देशी भाषा कहा है, तो अपभ्रंश को कहा है। आगे है, अपभ्रंश शब्द का विकास किस रूप में हुआ है, यानी किस रूप में अपभ्रंश का विकास हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कि अपभ्रंश का विकास किस रूप में हुआ है। तो अवहट, ठीक है ना, अवहट के बाद अवहट जो है वो विकास के रूप में आता है अपभ्रंश का। आगे है 11वां प्रश्न, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 8वीं या 9वीं या 10वीं या 11वीं, तो बताइए फटाफट आप लोग। इसका उत्तर होगा आपका ग 10वीं शताब्दी, ठीक है ना, 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं कौन, पुष्पदंत।
स्वयंभू किस शताब्दी कवि हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे है अपभ्रंश भाषा का विकास कब से कब तक तथा इसमें साहित्य का आरंभ कब से कब तक चला। कहने का अर्थ है कि अपभ्रंश भाषा का विकास कब से कब तक हुआ और कब से कब तक ये चला और किसके द्वारा इसका विकास हुआ अपभ्रंश का। तो सही आप लोग भी बताएं हमें। तो सही उत्तर इसका होगा आपका ग 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और साहित्य चला इसका 8वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक। और इसके जो प्रमुख हैं चलाया गया है किनके द्वारा, ये स्वयंभू के द्वारा। तो याद रखेंगे आप। किस भाषा का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है ना। किस भाषा का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, ये देखेंगे आप। तो कौन सी वो भाषा है, मैंने आपको बताया भी था अभी। तो पहला आपका है पश्चिमी हिंदी और दूसरा है राजस्थानी, फिर है पूर्वी, फिर है गुजराती। तो आप बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा कि शौर सेनी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर होगा आपका पूर्वी हिंदी, ठीक है ना। ये जो है इसका विकास आपका नहीं हुआ है। इससे नहीं हुआ है, शौर सेनी अपभ्रंश से। कौन सी आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है। कौन सी भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश की है, मतलब अर्धमागधी अपभ्रंश से जिस भाषा का जन्म हुआ है वो कौन सा है। तो पहला है पश्चिमी, फिर है पूर्वी, फिर है राजस्थानी, फिर है बिहारी। तो बताएं आप, मैंने बताया भी था आपको अर्धमागधी। तो अर्धमागधी में कौन आ जाएगा, आपका पूर्वी हिंदी, ठीक है ना। इसमें बघेली भी आता है, छत्तीसगढ़ी भी आता है और एक भाषा आती है। पहाड़ी भाषा पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश के भेद के अंतर्गत आती है ना। किस अपभ्रंश के भेद के अंतर्गत पहाड़ी भाषा आती है। तो ये है आपका खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी भाषा आती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पंजाबी और सिंधी भाषा किस अपभ्रंश के भेद के अंतर्गत आती है। तो पहली है पैशाची, फिर ब्राचड़, फिर खस या पहाड़ी। तो आप जल्द से जल्द बताएं उत्तर। तो ये होगा ब्राचड़। तो पंजाबी और सिंधी भाषा ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अगला है अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा था। भरत मुनि ने कहा था, या सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था, या ज्योतिश्वर ठाकुर ने कहा, या दंडी ने कहा था। तो इसका उत्तर होगा दंडी। दंडी ने अपभ्रंश को आभीरों की भाषा कहा था। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। आपको बताना है कि दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है। ये इसका उत्तर होगा अपभ्रंश। कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है, यानी जो तीसरे नंबर पर आती है मध्यकालीन आर्य भाषा में, वो कौन सी भाषा है। जल्दी बताएं आप। इसका उत्तर होगा पाली। क्यों होगा, क्योंकि पहले आपकी आई वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर पाली आई, ठीक है ना। तो तीसरी अवस्था हो गई आपकी पाली हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, मतलब किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो एक क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था कि हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है, तो वहाँ हम लोगों ने संस्कृत पढ़ा था। यहाँ हम पे से पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो आप जल्द से जल्द बताएं। इसका उत्तर होगा प्राकृत। यहाँ गलत हो गया है, प्राकृत होगा, ठीक है ना। क्योंकि पहले आपकी आई पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है ना। तो ये प्राकृत भाषा से हिंदी
प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश के महाकवि कौन हैं, उनकी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश का महाकवि किसे कहा जाता है, ये तो आप लोग को पता होगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो वो है स्वयंभू जी, और इनकी रचना है पयुम चरियु और रिट्ठेण नेमी चरियु। और ये भी सही है, लेकिन ये महाकवि नहीं है, कवि हो गए आपके शबरपा जो चर्यापाद के रचयिता हैं, धनपाल जो भविष्य कहा के रचयिता हैं, पुष्पदंत जो महापुराण के रचयिता हैं। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मतलब मागधी भाषा अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? तो मगध प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, जैसे ये हो गया ख उत्तर इसका, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, पहला में ये आपका जो है ये पूर्वी हिंदी आ गया, तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर यहाँ ब्रज भाषा आ गया, तो ब्रज भाषा तो आपकी अलग हो गई, शौरचनी अपभ्रंश में हो गई, ठीक है। वही खोरठा या खोरठा तो आपकी झारखंड की भाषा है, और इसको जो है नहीं रखा गया इसमें, ठीक है ना, इन सब भाषाओं में अपभ्रंश में नहीं रखा गया है। अगला है अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ये तो भी ये भी आसान क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो 21वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका होगा ग, स्वयंभू। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कौन है और उसके कवि कौन है? पहला प्रबंध काव्य अपभ्रंश का कौन है और उसके कवि कौन है? तो ये हैं आपके दूसरे जो हैं ख, भविष्य कहा धनपाल जी। तो पहला प्रबंध काव्य क्या है अपभ्रंश का? भविष्य कहा है, और इसके कवि कौन हैं? धनपाल हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपभ्रंश के वेद व्यास किन्हें कहा जाता है? स्वयंभू को तो कहा जाता है आपको वाल्मीकि अपभ्रंश का। तो अपभ्रंश का वेद व्यास कौन है? तो ये हैं पुष्पदंत जी, जो 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। वहीं आपके जो स्वयंभू हैं वो 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। मैंने आपसे पूछा था प्रश्न। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलता है आपका? मतलब सबसे पुराना उदाहरण अपभ्रंश का किस रचना में मिलेगा आपका? तो इसका बताना है उत्तर। तो इसका होगा नाट्य शास्त्र में, ठीक है ना। भरत मुनि ने रचना की थी नाट्य शास्त्र की। तो अपभ्रंश का सबसे पुराना उदाहरण, प्राचीन उदाहरण कहाँ मिलेगा? नाट्य शास्त्र में मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है स्वयंभू किस शताब्दी कवि हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा भी था और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो आपको बताना है कि स्वयंभू किस शताब्दी कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क, यानी 8वीं शताब्दी के। आगे है अपभ्रंश की बड़ी बेटी किसे कहा जाता है? मतलब अपभ्रंश की बड़ी बेटी कौन है? हिंदी है या अवहट है या राजस्थानी है या ब्रज भाषा है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थानी। राजस्थानी को अपभ्रंश की बड़ी बेटी कहा जाता है। तो ये प्रश्न जो था ये अपभ्रंश से था, MCQs। अब हम लोग पढ़ेंगे अवहट से, अवहट भाषा से MCQs। अपभ्रंश के परिवर्तित अर्थात उत्तरकालीन रूप को क्या कहते हैं? है ना, परिवर्ती मतलब बाद में जो रूप आया, बाद में मतलब बदला हुआ रूप, उसको क्या कहेंगे? पाली कहेंगे, हिंदी कहेंगे या प्राकृत या अवहट कहेंगे? जल्दी से बताएं आप। इसका सही उत्तर होगा अवहट, क्योंकि पहले पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। तो अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई? अवहट भाषा। अवहट भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28वां प्रश्न है ये। तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। अवहट भाषा को पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा था। आप वीडियो फास्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे रीडिंग करनी पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कौन है? ठीक है ना।
मतलब कौन सी वो भाषा है जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो ये थ्योरी में हमने पढ़ा था, तो वो है अवहट, क्योंकि अपभ्रंश के बाद अवहट है, फिर है पुरानी हिंदी, तो बीच में कौन आ गया, अवहट आ गया। आगे है अवहट में चयु पयु में कितनी मात्राएं हैं। अवहट में चयु पई में कितनी मात्राएं हैं बताना है आपको। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा आपका ग, 15 मात्राएं। राहुल सांकृत्यायन ने पुरानी हिंदी किस भाषा को कहा है। अपभ्रंश को कहा है, अवहट को कहा है, किसे कहा है, तो आप जल्द से जल्द बताएं हमें। 31वां प्रश्न है आपका ये। तो किसे कहा है, अवहट को कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परसर्गों का विकास किस भाषा में होने लगा था। मतलब किन भाषा में परसर्गों का विकास होने लगा था, तो आप बताएंगे हमें। पुरानी हिंदी में, या प्रारंभिक हिंदी अपभ्रंश में, या लौकिक संस्कृत में, या संस्कृत में। तो वो है प्रारंभिक हिंदी में। ठीक है ना, जो हमारी अपनी भाषा है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है, ये भी हमने पढ़ा था आपको। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है, तो इसका उत्तर होगा अवहट, क्योंकि अपभ्रंश के बाद अवहट आई, फिर हिंदी आई, तो हिंदी का आरंभिक रूप अवहट हो गया। ठीक है, अपभ्रंश नहीं होगा। किन छंदों का प्रयोग विकास काव्य परंपरा में हुआ। ठीक है ना, किन छंदों का प्रयोग या विकास अवहट काव्य परंपरा में हुआ, तो जल्दी बताएं आप। तो 34वां का उत्तर होगा ग, दोहा, चौपाई और छप्पय। ध्यान देंगे आप, दोहा, चौपाई और छप्पय। रोला का नहीं हुआ है। ठीक है ना, रोला का प्रयोग अवहट काव्य परंपरा में नहीं हुआ है। दोहा, चौपाई और छप्पय का प्रयोग हुआ है किस भाषा में, अवहट काव्य परंपरा में। किस छंद का विकास अवहट में नहीं हुआ है। अभी ये तुरंत पूछा गया प्रश्न, बताइए आप। अवहट भाषा में किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ है, कविताओं में नहीं हुआ है। तो 35वां का उत्तर हो जाएगा ग का, यानी रोला का नहीं हुआ है। दोहा, चौपाई, छप्पय का हुआ है। आगे है साहित्य विकास। साहित्यिक हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान किस भाषा का है। मतलब कौन सी वो भाषा है जिसने साहित्यिक हिंदी के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो इसका इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है ये। तो वो है आपका, यहाँ तो ऐसे होना चाहिए खड़ी बोली, ठीक है ना, लेकिन ये बोली में आ जाता है। ठीक है ना, तो भाषा की बात पूछ जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अवहट हो जाएगा। ठीक है ना। 36वां प्रश्न का उत्तर ग होगी, ख हो गया आपका। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, देख लेंगे आप गूगल थोड़ा इसमें। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कृति में, किस रचना में मिलता है। ये भी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, आपने पढ़ा भी है, तो आप बताएं हमें। पयुमचर्यु में, या महापुराण में, या वर्ण रत्नाकर में, या चर्यापद में। इसका उत्तर होगा ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर में। तो अवहट शब्द का सबसे पहला प्रयोग वर्ण रत्नाकर, जो ज्योतिश्वर ठाकुर रचना है, वहाँ हुआ था। आगे है अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग किस कवि ने किया। अभी मैंने जस्ट बताया आपको, वर्ण रत्नाकर जिनकी रचना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क, यानी ज्योतिश्वर ठाकुर। बहुत मेहनत से मैंने MCQs बनाए हैं, तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। ऐसे तो ये आपकी रचना है, आपको बताना है कीर्तिलता किन्होंने लिखी है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ठीक है, भक्ति पदावली किसने लिखी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आप बताएं। तो 29वां 39 क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका अवहट। अवहट भाषा में रचना लिखी कीर्तिलता लिखी गई है। भक्ति पदावली मैथिली में लिखी गई है, और रचना है आपकी विद्यापति जी की।
अवहट का रचना काल का क्या है बताइए। जैसे कि अपभ्रंश का रचना काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, वैसे अवहट भाषा का रचना काल क्या होगा, तो उसका उत्तर होगा ये 11वीं से 14वीं शती तक। आगे है स्वर लोप की विकसित प्रवृत्ति किस भाषा में देखी जाती है। यानी स्वरों का जहाँ लोप हो जाए ऐसी विकसित प्रवृत्ति किस भाषा में देखी गई है, आप लोग को बताना है। तो वो कौन सी भाषा है। 41वां प्रश्न का उत्तर हो गया घ अवहट में। तो अवहट में स्वर लोप की विकसित प्रवृत्ति देखी गई है। अवहट काव्य में किस प्रकार के काव्य की रचनाएं हुई है, यानी किस प्रकार के मुख्य काव्यों की रचनाएं हुई हैं अवहट भाषा में, तो आपको बताना है। तो चारण काव्य लिखा गया, या चारण या भक्ति काव्य लिखा गया, या केवल भक्ति लिखा गया, या कोई नहीं इनमें से। तो 42वां का उत्तर होगा ग ये वाला, कि चारण और भक्ति दोनों तरह की कविताएं लिखी गई इसमें। किस भाषा में, अवहट काव्य में। अवहट भाषा का समय काल क्या है, अभी जस्ट बताया गया है आपको, तो आप बताएं। 43वां का उत्तर हो जाएगा ग का समय काल है 900 से 1100 ईस्वी। अपभ्रंश का क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की संक्रमणित भाषा है। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो संक्रमणकालीन भाषा है वो कौन सी है, ये भी आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है। तो वो है अवहट, क्योंकि अपभ्रंश के बाद अवहट फिर आई आपकी आर्य भाषा हिंदी, तो बीच की कड़ी मानी गई है अवहट भाषा को, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। आगे हैं अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति। ठीक है, ये थ्योरी में पढ़ा हमने इसके बारे में। अपनी रचना की भाषा को इन्होंने क्या कहा है, देशी भाषा कहा है, या प्राकृत कहा है, या शुद्ध भाषा कहा है, या आपका अवहट भाषा क्या कहा है। तो 45वां का उत्तर होगा अवहट भाषा कहा है। क्या कहा है, अवहट भाषा। अब यहाँ मिलान करना है आपको, सही मिलान करना है। यहाँ इधर लिखा हुआ है आपका रचनाकारों का नाम लिखा गया है, और इधर जो है उनकी रचनाएं लिखी गई हैं, तो आपको बताना है। तो पहला है आपका ज्योतिश्वर ठाकुर, तो इनका हो जाएगा आपका वर्ण रत्नाकर। ये तो इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए। उसके बाद है अब्दुल रहमान, तो इनका रचना क्या है बताइए। इनका है संदेश रासक है अब्दुल रहमान का। फिर आगे आते हैं दामोदर पंडित, तो दामोदर पंडित की रचना कौन सी है, उक्ति व्यक्ति व्याकरण। ध्यान देंगे आप, दामोदर पंडित की रचना है उक्ति व्यक्ति व्याकरण। फिर विद्यापति, ये तो आसान है आपका, तो विद्यापति की रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये सब उनकी रचनाएं हैं, पदावली। फिर है रोड कवि, तो रोड कवि कौन है बताइए जल्दी से जल्दी फटाफट। अंगा का क्या होगा, तो होगा राहुल बेल। आगे हैं वंशीधर, जो टीकाकार हैं, इनकी रचना है प्राकृत पैंगलम। तो ये मिलान था रचनाओं का रचनाकारों से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अवहट भाषा का प्रयोग साहित्य में कब तक हुआ, कब से नहीं बल्कि कब तक हुआ, ये हम लोग को बताना है। तो 47वां का उत्तर हो जाएगा आपका घ 14वीं शती में। 14वीं शती तक जो है अवहट भाषा का प्रयोग हुआ है साहित्य। किसने अपभ्रंश और अवहट को एक भाषा माना, कौन है वो जिन्होंने अपभ्रंश को और अवहट को क्या माना है, एक भाषा माना। एक भाषा मतलब दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा भोलानाथ तिवारी। इन्होंने भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश को और अवहट को एक ही भाषा माना है। वन रत्नाकर की भाषा क्या है, अवहट है, अपभ्रंश है, पाली है, प्राकृत क्या है। तो 39वां का उत्तर होगा ग अवहट। ज्योतिश्वर ठाकुर जिनके कवि हैं वन रत्नाकर के कवि। अवहट किस भाषा का सरलीकरण है, मतलब किस भाषा का सरलीकरण अवहट है, तो बताना है आपको।
तो 50 का उत्तर हो जाएगा आपका अपभ्रंश, क्योंकि अपभ्रंश के बाद ही अवहट आया। ठीक है ना। अब अवहट भाषा की ध्वनि संरचना में अपभ्रंश के स्वरों के अतिरिक्त कितने स्वर जोड़े गए? अवहट भाषा की ध्वनि संरचना में अपभ्रंश के स्तरों के अतिरिक्त अपभ्रंश के स्वरों के अतिरिक्त कितने स्वर जोड़े गए? मतलब जो अपभ्रंश में नहीं थे वो अवहट में जोड़े गए, वो कौन से वो स्वर थे आपको बताना है। तो 51 का उत्तर हो जाएगा दूसरा, ऐ और औ। ये 2 स्वर जोड़े गए कहाँ पर? अवहट भाषा की ध्वनि संरचना में जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। 52वां प्रश्न है, अवहट भाषा के सरलीकरण के क्रम में स्त्रीलिंग शब्दों का अंत में किसका प्रयोग होने लगा? ध्यान देंगे आप। अवहट भाषा के सरलीकरण के क्रम में स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में के अंत में किसका प्रयोग होने लगा? तो बताएं आप। यहाँ ऑप्शन है, देखिए आपके सामने। पहला ऑप्शन है आ कारांत की जगह अकारांत का, यानी आ की जगह अ का, या आ की जगह आ का, या अकारांत की जगह आ यानी अ की जगह आ का, या सभी। क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर होगा, बताइए जल्दी साफ फटक कमेंट कीजिए। 52वां का उत्तर क्या होगा? तो इसका होगा पहला उत्तर आपका आकारांत की जगह अकारांत, यानी आ से अ, है ना। पहले इसका प्रयोग आ होता था, फिर अ में होने लगा, आकारांत से अकारांत। स्त्रीलिंग शब्दों का अंत में किसका प्रयोग होने लगा? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लिंक पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा कि आपने आ जो कारांत आता है, ई कारांत आता है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, वहीं से यहाँ पूछा जा रहा है, आ से ई अ। अपभ्रंश भाषा के व्यंजनमाला के अतिरिक्त अवहट व्यंजनमाला में कितने नए व्यंजन जोड़े गए? तो अपभ्रंश भाषा में जो जो व्यंजन थे, है ना, उसके बाद अवहट भाषा में जो व्यंजन थे, तो अवहट भाषा में कितने व्यंजन जोड़े गए हैं, कौन कौन से वो थे, वो आपको बताना है। 53वां प्रश्न है आपका ये। तो पहला इसका उत्तर हो जाएगा क। दो व्यंजन जोड़े गए, ड और ढ। किसमें जोड़े गए? अवहट व्यंजनमाला में ड और ढ जोड़े गए। अवहट भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया में किस विभक्ति का प्रयोग होने लगा? अवहट भाषा का जब सरलीकरण हुआ तो किस विभक्ति का प्रयोग हुआ? नी का, की का, ही का, या भी का? बताएं आप फटाफट। 54वां प्रश्न है आपका ये। इसका उत्तर हो जाएगा ग का, ही का प्रयोग होने लगा। इसमें अवहट भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया में। अवहट भाषा में किस विशेषण का प्रयोग होने लगा? किस विशेषण का प्रयोग अवहट भाषा में होने लगा, बताएं आप। 55वां प्रश्न है आपका ये। तो सार्वनामिक विशेषण अवहट भाषा में। अवहट भाषा के शब्दकोश में किस प्रकार के शब्दों का सबसे अधिक और सबसे कम प्रयोग हुआ? मतलब ऐसी कौन से वो शब्द हैं जिनका सबसे अधिक प्रयोग हुआ और सबसे कम हुआ? तो सही इसका मेल क्या होगा? तत्सम तद्भव होगा, या तत्सम तत्सम होगा, या तद्भव तत्सम होगा, या तद्भव तद्भव होगा? तो 56वां का उत्तर हो जाएगा आपका ग। ठीक है, 56 का उत्तर ग हो जाएगा, तद्भव का। ने सबसे ज़्यादा प्रयोग तद्भव शब्दों का हुआ और सबसे कम हुआ आपका तत्सम का। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हुआ? तद्भव का, और सबसे कम हुआ तत्सम का। किस भाषा में? अवहट भाषा में। अवहट व्यंजन में जोड़े गए 2 व्यंजन किस वर्ग में जोड़े गए? जो 2 व्यंजन आपके आते हैं ठ और ड, वो किस वर्ग में आते हैं? ये अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा ना। 57वां प्रश्न हो गया आपका, वो तो ट वर्ग में आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़। पुरानी हिंदी से अब MCQ बनाएंगे हम लोग। पुरानी हिंदी को किस नाम से जाना जाता है ना? पूर्ववर्ती अपभ्रंश, या शौरसेनी अपभ्रंश, या पूर्ववर्ती अपभ्रंश, या ब्राचड़ अपभ्रंश? तो 58वां प्रश्न है, ये हो गया परवर्ती अपभ्रंश। क्योंकि पुरानी हिंदी कब आई है बताइए? अपभ्रंश के बाद आई है। ठीक है ना, इसीलिए पुरानी हिंदी को परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है।
पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? राहुल शंकरित्यायन ने किया है या शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने किया, या स्वयंभू जी ने किया है या चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया है? 59वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा घ चंद्र शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी का समय काल क्या है? कौन सा ईस्वी से कौन तक चला ये? तो 60वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 11वीं ईस्वी से 13वीं ईस्वी तक पुरानी हिंदी का समय काल। आगे पुरानी हिंदी से अभिप्राय क्या है? पुरानी हिंदी से अर्थ क्या है? तो संस्कृत से जन्मी भाषा या प्राकृत पाली से जन्मी भाषा या अवहट अपभ्रंश के बाद की भाषा या अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका घ अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि पहले आपका अपभ्रंश आया था, बाद में अवहट आया था, ठीक है ना। गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी को प्रथम कवि किसे माना है? गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जल्दी बताएं यहाँ 62 का उत्तर। तो 62 का हो जाएगा मुंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है मुंज को। किसने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है? तो किसने पुरानी हिंदी को प्राकृत भाष या पुरानी हिंदी कहा है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, थ्योरी में। तो 63वां का उत्तर हो गया रामचंद्र शुक्ल ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। किन्होंने? रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो नहीं आते हैं, चुन चुन के बनाए गए हैं। 64वां प्रश्न है, अपभ्रंश का परिवर्ती रूप ही पुरानी हिंदी है, ये किसका कथन है? किन्होंने कहा है ये कि अपभ्रंश का परिवर्ती यानी बदला हुआ रूप, ठीक है ना, आगे का रूप पुरानी हिंदी है? तो गुलेरी जी ने कहा या शुक्ल जी ने या मुंज ने या राहुल जी ने? तो 64वां का उत्तर हो जाएगा क चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। अपभ्रंश और अवहट और मध्यकालीन हिंदी की बीच की कड़ी कौन सी भाषा है? अपभ्रंश अवहट और मध्यकालीन हिंदी की बीच की कड़ी कौन है? प्राचीन हिंदी है, पुरानी हिंदी है, क और ग यानी दोनों हैं या सभी हैं? बताएंगे आप। तो 65 का उत्तर हो जाएगा आपका ग पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी अपभ्रंश अवहट और मध्यकालीन हिंदी के बीच की कड़ी है, ठीक है ना। क्यों है बताइए? क्योंकि मध्यकालीन जो भाषा है और जो अपभ्रंश अवहट भाषा है उसके बीच की जो कड़ी है वो पुरानी हिंदी है। पुरानी हिंदी में कौन सा काव्य नहीं आता है? मतलब कौन सा काव्य पुरानी हिंदी में नहीं लिखा गया है? तो 66 क्वेश्चन है ये, तो बताना है आपको। तो ये है कीर्तिलता। क्यों? कीर्तिलता लिखी गई है अवहट भाषा में। वहीं रासो सिद्ध काव्य, रास काव्य, नाथ काव्य या चंदायन की मुल्ला दाऊद की चंदायन, ये सब की सब जो है पुरानी हिंदी में लिखी गई हैं, हिंदी भाषा में लिखी गई हैं ये। वहीं कीर्तिलता आपकी अवहट भाषा में आती है। पुरानी हिंदी किसकी शोध परक आलेख है? बताना है आपको कि पुरानी हिंदी किसकी शोध परक आलेख है? तो 67वां का उत्तर हो जाएगा ख गुलेरी जी की। गुलेरी जी ने किस भाषा को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है? तो अपभ्रंश कहा है, अवहट को कहा है या पाली या संस्कृत को? ये तो बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए बताना। तो वो है अपभ्रंश, ठीक है। किस भाषा को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। पुरानी हिंदी के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, पहला है यह गुलेरी जी के मौलिक विचारों का खजाना है। प्राकृत बैंगलम में पुरानी हिंदी का भरपूर उदाहरण है। इसका प्रयोग अपभ्रंश के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है या सभी? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए आप? तो सभी, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी, यानी सब कुछ हुआ है इसमें। आगे पुरानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था किसके निकट थी, यानी किसके करीब थी? पुरानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था है वो किसके निकट थी?
तो अभ्रंश या आवहट या दोनों, यानी अभ्रंश और आवहट या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर हो जाएगा क और ख। तो पुरानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था है दोनों के निकट थी, इन दोनों के निकट, अभ्रंश और आवहट दोनों के निकट थी। आगे है शब्द भंडार की दृष्टि से पुरानी हिंदी किसके बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पुरानी हिंदी किसके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है बताना है आपको। अभ्रंश, अवहट, मध्यकालीन हिंदी या सभी। 71वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा सभी। ठीक है, सभी हो जाएगा इसका उत्तर कि शब्द भंडार की दृष्टि से पुरानी हिंदी सभी की कड़ी, सभी की महत्वपूर्ण, अभ्रंश की भी है, अवहट की भी है और मध्यकालीन हिंदी की भी है। पुरानी हिंदी का उदय किस भाषा से माना जा सकता है? अवहट से, अभ्रंश से या दोनों से या कोई नहीं। ठीक है, तो 72 का उत्तर हो जाएगा क, क्योंकि अभ्रंश के बाद अवहट आई, फिर पुरानी हिंदी आई। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है 73वां प्रश्न, अभ्रंश के विपरीत अवहट में किन दो स्वरों का प्रवेश हुआ जिनका प्रयोग पुरानी हिंदी में ज़्यादा हुआ? अभ्रंश के विपरीत अवहट में किन दो स्वरों का प्रवेश हुआ है जिनका प्रयोग पुरानी हिंदी में ज़्यादा हुआ है? तो बताना है आपको। तो वो है ए और औ। ठीक है, इनका प्रयोग अवहट में हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ है? पुरानी हिंदी में हुआ। आगे है, अवहट की तुलना में और अधिक वियोगात्मक कौन सी भाषा हो गई? अवहट की तुलना में कौन सी भाषा और अधिक वियोगात्मक हो गई? पुरानी हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन या नवीन हिंदी? तो इसका उत्तर होगा पुरानी हिंदी, ये और अधिक वियोगात्मक हो गई। किसकी तुलना में? अवहट की तुलना में पुरानी हिंदी वियोगात्मक भाषा हो गई। पुरानी हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये अंतिम प्रश्न है, तो जल्द से बताएं आप, कमेंट बॉक्स में हम बताएंगे। ठीक है ना। तो श का पूर्वी बोलियों में ख हो जाना, या व का ब में अंतर नहीं रह गया, या पश्चिमी बोलियों में न का ण दिया जाता है, या र और ल में भेद नहीं रह गया। तो क्या उत्तर होगा इसका? तो ये वाला ख, व और ब में अंतर नहीं रहेगा, ये गलत है आपका, ये सब सही है इधर वाला। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आप यहाँ उत्तर माला ही मिला सकते हैं इसको देखकर।